दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज की वीडियो में काफ़ी नॉलेज आप ले जाने वाले हो। सबसे पहले मैं बात करूं, जो नॉलेज रहेगा वो रहेगा मिस्टेक्स के रिलेटेड, मतलब जो गलतियां की जाती हैं और एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए साइट पे कि ये गलतियां हो रही हैं। तो वो अगर वो गलतियां उसको पता है कि ये गलतियां होती हैं, उनको सही कैसे करना, तो वो हर चीज़ को टैकल और काउंटर कर सकते हैं साइट पे। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारी ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक को लेके रहती है दुविधा की क्या सही है क्या गलत है, वो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा। ब्रिक के बारे में, फिर डबल एसी ब्लॉक के बारे में। तीसरी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ फॉल सीलिंग का। काफ़ी कमेंट्स से अभी जो रिसेंट वीडियोस गई हैं, मोस्टली में ये कमेंट थे कि सर फॉल सीलिंग का थोड़ा और बताइए, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखना। तीन चार चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है और कंप्लीट देखोगे काफ़ी नॉलेज लेके जाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। पहली मिस्टेक है सामने आप जो देख रहे हो हम कर रहे हैं, उसका मैं जो अच्छा सोल्यूशन है, बेटर सोल्यूशन, थोड़े दिन में मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी मैं बताऊँगा कि देखो क्या होता है कि जब भी हम स्टील को बाइंड करते हैं, अगर वो पोजीशन से इधर उधर हो जाए तो उसको बेटर वे से पोजीशन में कैसे लाते हैं, वो एक अच्छा आपको पता होना चाहिए। वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में अपनी। लेकिन ये जो मिस्टेक, आज मिस्टेक की वीडियो है, तो ये जो अभी कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो उसको क्या कर रहे हैं, हीट अप करके बार को पोजीशन में ला रहे हैं, तो ये ख़राब है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है इससे अगर आप ऐसे पोजीशन उसको करोगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सामने आप देख रहे हो जैसे बार है हमारा, उसको हीट अप करके उसकी पोजीशन में ला रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। इसका जो बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी जिस पे 6 लाख व्यूज़ हैं, कि हम जैकल मार के कैसे कॉलम को पोजीशन में लाते हैं, वो गलत तरीके थे। अभी मैं थोड़े दिन में एक वीडियो लाऊंगा जो बेटर तरीका। ये होगी हमारी पहली मिस्टेक, जिससे जो साइड पे हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो की जाती है स्टील बाइंडिंग में, वो की जाती है, ये सामने आप देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, एक जगह 200 है, एक जगह 150 है। क्या है, जो वर्टिकल बार है उसमें स्पेसिंग बराबर नहीं है। होता क्या है, जब भी ड्राइंग बनती है, जब कुछ भी होता है, तो जो वर्टिकल बार होते हैं उनको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें लोड प्रॉपरली मतलब डिवाइड वे से डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन इसमें साइड पे क्या किया जाता है, देखो एक सरिया दूर है, एक पास है, एक दूर है, मतलब कोई पोजीशन में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपका सरिया क्या होता है, दूर दूर, क्योंकि जो भी डिज़ाइन किया जाएगा उसको क्या किस हिसाब से किया जाएगा कि पोजीशन में रहे। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक अगली की जाती है, जो स्टीरअप रहते हैं हमारे, स्टीरअप इसलिए रहते हैं कि जो वर्टिकल वार हो हमारे, वो क्या करें, स्टीरअप को टाई करके रखें कि बाद में इन फ्यूचर अर्थक्वेक वगैरह आए या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगे, कि जो वर्टिकल बार अपनी पोजीशन में रहे। लेकिन क्या होता है साइड पे, जो इनका कोने होते हैं, मतलब जहाँ हुक बोल लो, जहाँ जो बैंड होता है, सामने आप देख रहे हो जैसे, जो वर्टिकल बार अगर हम इससे स्टाके नहीं बांधेंगे तो इसका कोई काम नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब फंक्शन ही नहीं रहा। अगर स्टीरअप का, अगर हम इसको जो स्टीरअप रहता है इसको बिल्कुल उसके साथ टाई करेंगे तो वो प्रॉपर वे से हमारा फंक्शन होगा अगर हम उसमें करेंगे। और जो नेक्स्ट मिस्टेक हमने साइड पे देखी, वो क्या देखी, देखो सामने जो लैप किया हुआ है, ये सामने आप देख रहे हो, ये जो हमारा बार है इसमें लैप किया हुआ है, एक ये लैप रहा। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लैप होने वाला, क्योंकि ये 3 स्टोरी की बिल्डिंग की, अब एक्सटेंशन का वर्क चल रहा है, तो जो नीचे से लैब निकला हुआ था वो स्लैब के साथ ही था। और ये सबसे गलत चीज़ है, स्लैब के साथ आपको कभी लैप नहीं देना है, मतलब हमेशा कॉलम के बीच में, जैसे मैंने वीडियो पहले भी आई थी। अभी क्या होगा, एक लैब नीचे से हुआ है, दूसरा लैब यहीं ऊपर से फिर इस पे लैब होगा, तो ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी, थोड़ा भी अर्थक्वेक या कोई भी थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी इस पे, तो ये फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहीं पे होंगे। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादा मिस्टेक देखी जाती है साइड पे, कि एक ही जगह लैप आते हैं। मिनिमम आपका अगर 32 डाई का है तो आपको 1.2 इंटू 50D आपका स्टैगर्ड होना ही चाहिए ऊपर नीचे, फिर आपको लैब प्रोवाइड किया होगा, तो वो बेटर वे है सबसे लैब प्रोवाइड करने का। और नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी हमने साइड पे, वो क्या है, जो हमारा लैप लेंथ है, मतलब 50D के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। मतलब अगर सामने आप देखो 25 का या 20 का या 32 का डाया है, तो 50D के हिसाब से आपको लैप लेंथ मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सामने आप देख रहे हो स्टील उतना लंबा नहीं है कि आपको 50D के हिसाब से मिल जाए, और ऊपर से इसकी लैब भी एक साथ सब आ रहे हैं। तो ये मिस्टेक के आपको, अगर आप अच्छे सिविल इंजीनियर हो तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जब भी आप साइट ज्वाइन करो तो ये चीज़ें आपको
कम करवानी है एज ए सिविल इंजीनियर। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हो गई स्टील की, कि जो हुक चेक करनी होती है आपको कि हुक प्रॉपर उन्होंने प्रोवाइड की है 10D या नहीं की है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आ गई। बाकी जो चीज़ें मैंने 3-4 आज आपको बताई तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज ए सिविल इंजीनियर। कभी भी स्टील का काम करवाओ आप साइट पे जाके, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। वर्टिकल बार का स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो लैप है वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं, और जो डायमेंशन मतलब डेविएशन है कॉलम की, मतलब 400x400 का, वो प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि अगर उसको जैकल प्रोवाइड करनी पड़ी तो उसकी स्ट्रेंथ 50% स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है अगर आप उसमें जैकल वगैरह प्रोवाइड करोगे। और जैसे पहले आपको एक गलती बताने वाला हूँ, क्या गलती की जाती है ब्रिक यूज़ करने में, और दूसरी डबल एसी ब्लॉक या जिसको हम फ्लाई ऐश ब्लॉक बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कब यूज़ उसको करना चाहिए। काफ़ी कमेंट आते हैं सर डबल एसी ब्लॉक नहीं अच्छा होता है, आप अच्छा बोलते हो, लेकिन कुछ केसेस होते हैं वहाँ हम उसे यूज़ करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। कौन सी कंपनी का डबल एसी ब्लॉक यूज़ करना है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ईंट दिखाता हूँ आपको। ये सामने जो ईंट देख रहे हो, ये मैंने सिर्फ मतलब 100 mm से नीचे गिराई, ये टूट गई। ऐसी ईंट अगर आपको मिलती है, ये सस्ते में मिल जाएगी, 3 से 4 रुपए में ऐसी ईंट मिल जाएगी। आपको कभी भी ऐसी ईंट अपने घर में यूज़ नहीं करनी है। ये तो सस्ती होगी लेकिन ये पकी नहीं होगी, जब पानी इसको लगेगा ये पिघल जाएगी, सेटलमेंट होगा, क्रैक होगा। ऐसी ईंट आपको अपने घर में कभी यूज़ नहीं करनी है। सबसे बेकार ईंट हम जिसको बोलेंगे 3rd क्लास ब्रिक, वो ये ब्रिक है। आपको ऐसी कभी नहीं यूज़ करनी है। थोड़ी कॉस्टली रहेगी, जो अच्छी ब्रिक रहेगी वो आपकी 6 से 7 रुपए में पड़ेगी, लेकिन वो अच्छी ब्रिक रहेगी, उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और वो अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्रिक निकलती है इलेक्ट्रिक भट्ठे से, एक जो फायर से पकाई जाती है। तो ये जो सामने आप दूसरी अभी ये सामने जो ब्रिक देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक भट्ठे से ब्रिक बनी हुई है। ऐसी ब्रिक ही आपको यूज़ करनी है। मोस्टली इलेक्ट्रिक भट्ठे से ब्रिक निकली होती है जो अच्छे से पकी होती है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक से चारों तरफ पकाया जाता है। लेकिन जो फायर से पकाते हैं, जो अंदर की ब्रिक रहेंगी वो जल जाएंगी, बीच की ब्रिक अच्छे से पकेंगी और बाहर की ब्रिक जो होंगी वो बिल्कुल कच्ची रहेंगी। जो आप स्टार्टिंग में वीडियो में देखी वो बाहर की ब्रिक थी, वो आपको सस्ते में तो मिलेंगी लेकिन वो अच्छी नहीं होंगी। तो ये हो गया ब्रिक पे हमारा थोड़ा। अभी हम चलते हैं डबल एसी ब्लॉक पे। तो डबल एसी ब्लॉक पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, मैंने वीडियो डाली थी कि आपको फ्लाई ऐश यूज़ करना चाहिए डबल एसी या लाल ब्रिक। तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हो, डबल एसी ब्लॉक नहीं यूज़ करना चाहिए। अरे भाई बने किसके लिए डबल एसी ब्लॉक? यूज़ करने के लिए बने, लेकिन कुछ चीज़ें देख के आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, डबल एसी ब्लॉक वहाँ आपको यूज़ नहीं करना है यहाँ मॉइस्चर हो, यहाँ पानी लगता हो। हमेशा क्या होता है, जहाँ पानी लगता है, डबल एसी ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो पानी को जब भी सोखता है ना वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब फूल जाता है। और जब वो ड्राई होता है, पानी उसमें से सूख जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसकी वजह से मोस्टली क्रैक आपके डबल एसी ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जगह पे आपको कभी यूज़ नहीं करनी है डबल एसी ब्लॉक। तभी मैं बोला था कि सेकंड स्टोरी होती है, जो सिंगल स्टोरी का घर है तो लाल ब्रिक या फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करो, लेकिन सेकंड स्टोरी का घर है वहाँ आप डबल एसी ब्लॉक आराम से यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं वीडियो ज़रूर लाने वाला हूँ, तीनों का कंपैरिजन करूँगा। वो वीडियो 20 मिनट की रहेगी, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या चीज़ें ध्यान रखनी है सब होंगी। लेकिन आज मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ डबल एसी ब्लॉक का। और जब भी आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ करो तो जो कंक्रीट यूज़ करोगे वो प्रॉपर से कंक्रीट नहीं, मोटार जो यूज़ करोगे मसाला, वो अच्छा यूज़ करना है। 1:4 या 1:6 का आपको करना है। 1:8 का करते हो और वो वहाँ क्रैक खा जाता है। और प्लास्टर से पहले आपको जहाँ भी जॉइंट होगे वहाँ चिकन मैश यूज़ करनी है, तो क्रैक के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं इसको, ये लोड बेरिंग है कि नहीं है। हाँ जी, लोड बेरिंग है, ये अच्छे से लोड कैरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक, लेकिन थोड़ा ब्रिटल होता है। अगर थोड़ा भी क्रैक होगा इसमें तो ये टूट जाएगा। और हमें क्रैक का कैसे पता चलेगा? क्रैक का आपको पता कैसे चलना है, आपको जो भी डबल एसी ब्लॉक यूज़ करना है वो ओल्ड पुराना होना चाहिए। मतलब जो डबल एसी ब्लॉक विदिन 15 से 20 दिन पहले बना होगा उसको कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें वही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको ऐसा यूज़ करना है जो पुराना हो
और कंपनी अगर मैं बात करूं तो आपके एरिया में पता कर लेना, आपको अगर सिपोरेक्स या अल्ट्राटेक का WC ब्लॉक मिलता है तो आपको वो यूज़ करोगे तो वो अच्छी क्वालिटी का रहता है। बाकी इस पे एक वीडियो मैंने बनाया था कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल कौन सा होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, उसमें मैंने WC ब्लॉक की कंपनीज़ के बारे में बताया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें पूरा मैंने डिटेल दिया हुआ है। इसको देखे बिना अगर फॉल सीलिंग करवाई तो आपकी फॉल सीलिंग का भी ऐसा हाल होगा जैसे आप सामने देख रहे हो। मतलब ये फॉल सीलिंग कौन सी है, क्या दिक्कत होती है, तो दो फॉल सीलिंग का मैं आज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, उनके रेट, उनकी लाइफ, सब चीज़ें बात करने वाला हूँ। पीओपी और जिप्सम दोनों फॉल सीलिंग आजकल मोस्टली यूज़ की जाती हैं। ऐसे तो पीवीसी की भी यूज़ की जाती है, लेकिन पीवीसी का मैं इन दोनों में आज बात नहीं करूँगा, सिर्फ पीओपी और जिप्सम की बात करने वाला हूँ। पीवीसी जो है वो अपनी जगह अच्छी है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में वीडियो ला चुका हूँ, तीनों का मैंने डिफरेंस किया था, पीओपी, जिप्सम और पीवीसी, वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर मैं बताऊँ पीओपी और जिप्सम में दोनों में से अच्छा कौन सा है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये इनकी खासियतें और इनकी डिसएडवांटेजेस बताएंगी हमें कि दोनों में से अच्छी कौन, और लास्ट में अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि दोनों में से आपको चूज़ किसको करना चाहिए। सबसे पहले हम पीओपी की तरफ चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं इनका दोनों का बताऊं कि लगाते कैसे हैं, देखो पीओपी जो होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जैसे हमारे जिप्सम में एंगल मारे जाते हैं, उसमें बीम मारे जाते हैं, उसके बाद उसमें जो चिकन मैश आती है, चिकन मैश बांध दी जाती है, उसके बाद उसमें पीओपी कर दी जाती है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया जाता है। ये पीओपी का प्रोसेस होता है। और जिप्सम बोर्ड में क्या किया जाता है, उसमें भी जो एंगल्स आते हैं, पट्टीज आती हैं, बीम आते हैं, वो मार दिए जाते हैं। वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन सी पट्टी और बीम की बात कर रहा हूँ, वो मार दिए जाते हैं उस पर। उसके बाद जिप्सम बोर्ड आता है जो बना बनाया कंपनी से बन के आता है, वो लगा दिया जाता है, ख़त्म। दोनों का प्रोसेस इतना ही रहता है। लेकिन इसमें अगर हम पीओपी की बात करें, उसमें अगर हमें यूज़ करना है, उसका कॉस्ट हमें पड़ता है 100 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट। कितना? 100 से 120 रुपये मटेरियल के साथ। और अगर हम बात करें उसकी जो लाइफ रहती है, वो रहती है 10 से 15 साल लाइफ रहती है। किसकी? पीओपी की। पीओपी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आगे मैं जिप्सम की भी बात करूँगा उसकी लाइफ कितनी रहती है। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें पीओपी में, पीओपी जो होती है वो चीपर होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, मटेरियल वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब उसमें मटेरियल जाएगा, टाइम जाएगा, उसमें आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। और पीओपी की मैं अगर बात करूँ, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमें पीओपी समर में करवानी है, अच्छा है। अगर मानसून और विंटर में पीओपी करवानी होगी तो उसमें इतना टाइम लगेगा, थक जाओगे देखते देखते कि कब काम ख़त्म होगा, और वो अच्छे से होगा भी नहीं। अगर पीओपी आपको करवानी है, हमेशा समर में कराओ, गर्मियों के सीज़न में करवाओ। और आपका जहाँ पीओपी करनी होती है वहाँ सरफेस बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और हमेशा चेक कर लेना, जहाँ भी आप पीओपी या जिप्सम करवा रहे हो फॉल सीलिंग, तो उधर जो छत है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक बार फॉल सीलिंग कर दोगे और जब थोड़ा थोड़ा लीकेज होता रहेगा, वो नीचे तो नहीं दिखेगा लेकिन ऊपर बोर्ड में लगता रहेगा, और एकदम से वो गिरने वाली चीज़ें भी काफ़ी घरों में देखी गई हैं। और अगर हम बात करें इसमें पीओपी की, पीओपी एक अच्छा आइटम है। आपको जैसा भी शेप देना होगा, मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसकी लाइफ भी काफ़ी 10 से 15 साल है। और इसमें क्रैक कम देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू जिप्सम। ये हो गया पीओपी की बात कर ली अभी मैंने। अभी मैं जिप्सम की बात करूँगा, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा। तो हम जिप्सम की बात करें तो उसका प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे आप पट्टी देख रहे हो सामने, जो एंगल मारे हैं, पट्टी मारी है, इसके ऊपर क्या करते हैं, जिप्सम बोर्ड फिक्स कर दिया जाता है। उसकी थिकनेस 6 mm भी आती है, 8 mm भी आती है, 12 mm भी आती है। और जहाँ गर्मियाँ होती हैं, मोस्टली जिप्सम बोर्ड यूज़ करो, आपके घर नीचे तक ठंडे रहेंगे, ऊपर से गर्मी नीचे नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे थे, तो जिप्सम का जो खर्चा पड़ता है 60 रुपये से 90 रुपये हमें पर स्क्वायर फीट में खर्चा पड़ता है। और इसकी लाइफ कम है एज़ कम्पेयर टू पीओपी। इसकी लाइफ रहती है 7 से 10 साल इसकी लाइफ रहती है। क्यों इसकी कम लाइफ रहती है? इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं थोड़े टाइम भी। अगर थोड़ी भी वाइब्रेशन हुई आपके घर में, थोड़ा भी अर्थक्वेक आया, या कुछ भी आपने फॉल सीलिंग में पंखे लगाने की कोशिश की या होल करने की कोशिश की, पूरी सीलिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और गिरने के चांसेस, क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो जॉइंट होते हैं वो प्रॉपर से फिक्स नहीं करोगे तो इसमें क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे।
अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, देखो इसमें क्रैक्स आपको दिखने लग पड़ेंगे। रिपेयर जो होती है, अगर थोड़ी भी रिपेयरिंग है, क्रैक्स में आए जहाँ ऐसी रिपेयरिंग है तो वो पॉसिबल नहीं होती है। रिपेयरिंग करने जाओगे पूरा का पूरा नीचे गिरने लग पड़ेगा। और फंगल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी वो हमारी जिप्सम फॉल सीलिंग थी। उसमें हुआ क्या, उसमें जो दीवार थी और छत था वो उसने मॉइस्चर ले लिया, पहले फंगल बना, धीरे धीरे वो मॉइस्ट होके पूरा नीचे गिर गया। तो इसमें यही लफड़ा है दोनों में, पीओपी और जिप्सम में, कि मॉइस्चर जैसे इसको लगेगा ये दोनों गिरने लग पड़ेंगे। लेकिन पीवीसी का यूज़ करते हो वहाँ मॉइस्चर का कोई लेना देना नहीं है, बस वहाँ अगर आग लगी तो पीवीसी की सबसे जल्दी जल जाएगी। लेकिन पीओपी और जिप्सम में यहाँ आग का भी कोई डर नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको इनके, मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग में, ब्रांड भी आपको बताने वाला हूँ कौन से कंपनी के आपको पीओपी की या जिप्सम की यूज़ करनी है। कोई भी फॉल सीलिंग यूज़ करते हो, वो अपना ओपिनियन मैं बताने ही वाला हूँ आगे आपको। तो कोई भी यूज़ करते हो तो उसमें ब्रांड कौन सा होना चाहिए। एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, जो भी मटेरियल आपको यूज़ करना है, पहले मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी एक दो टिप्स और देने वाला हूँ। अगर हम पीओपी की तरफ चलते हैं, अगर पीओपी आपको यूज़ करनी है तो जीपी रॉक की पीओपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जीपी रॉक और एमस्ट्रॉन्ग और शेरा, 3 ब्रांड हम जो यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट के कोई भी टेंडर निकलेगा आपको वहाँ दिखेगा कि जीपी रॉक यूज़ करो, आर्मस्ट्रॉन्ग कर दो, यहाँ शेरा, इन तीनों में से आपको एक चूज़ करना होता है। और अगर हम जिप्सम में भी बात करें तो इंडिया जिप्सम, जीपी रॉक, शेरा, आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें भी जिप्सम बोर्ड इन कंपनियों का भी मिलता है आपको। तो कंपनी से आपको आइडिया लग गया। और घोटाला होता कहाँ है, अगर मैं बात करूं दोनों में, अगर 10 बाई 10 का हमारा रूम है, अगर हमें पीओपी करानी है, जिप्सम करवानी है, दोनों में एक जैसा रेट पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पीओपी कभी कभार पीओपी सस्ती पड़ जाती है, कई स्टेट में जिप्सम महंगा पड़ जाता है। मतलब अगर हम बात करें 10 बाई 10 का रूम है ना, आपका 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आएगा एक अच्छी फॉल सीलिंग करने में। लेकिन उसमें अगर आप ठेके पे देते हो काम, कॉन्ट्रैक्ट पे देते हो, वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ब्रांड यूज़ किया जा रहा है वो इन्हीं ब्रांड में से है जो मैंने 3 आपको ब्रांड बताया। क्योंकि मेन मैटर ये करता है, अगर आप पूरा टोटल विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, आपको ब्रांड की चेकिंग जरूर करनी पड़ेगी। और अगर खुद आप बनाना चाहते हो तो आपको ब्रांड चूज़ करनी है, क्योंकि इसका सब डिपेंड किस पे होता है, जो आपने एंगल और बीम देखे, अगर वो प्रॉपर अच्छी कंपनी के यूज़ किए गए, जिप्सम बोर्ड जो अच्छी कंपनी का यूज़ किया, फिर पीओपी अच्छी कंपनी की यूज़ की, तो लाइफ इसकी और ज़्यादा एक्सटेंड होती है। और वर्क ऑफ क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड इस चीज़ का करता है। तो हमेशा आपको जिप्सम या पीओपी दोनों में से अगर मैं प्रेफर करूँ इस समय, आपको जिप्सम बोर्ड कहूँगा मैं, क्योंकि अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए तो उसकी लाइफ भी पीओपी की तरह पहुँच जाती है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, मटेरियल का ध्यान रखना है। और मोस्टली गांव वगैरह में अभी आप पीओपी देख रहे होगे, अगर आपको ज़्यादा डिज़ाइन चाहिए तो आपको पीओपी की तरफ जाना चाहिए, उसमें डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन जिप्सम बोर्ड में भी काफ़ी डिज़ाइन रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में रहते हैं, पीओपी में डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप दोनों में से आपको आइडिया लग गया होगा कि पीओपी का क्या रेट है, ब्रांड कौन सा अच्छा है, दोनों में से अच्छा कौन सा है। और मैं अपना ओपिनियन आपको बता चुका हूँ कि जिप्सम आपको करना चाहिए यूज़, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं उसमें, क्रैक और रिपेयर नहीं होती है वो जल्दी, लेकिन आपको देखने में अच्छी लगेगी। और पीओपी में थोड़ा भी मॉइस्चर लगा, पीओपी की गिरने लग पड़ती हैं। तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, आप पे है, आप दोनों के डिज़ाइन देख लो, रेट देख लो। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था आपके लिए। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, कमेंट होता है, आप ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या प्रैक्टिकल नॉलेज के रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। ऐसे चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।